नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त अखिलेश की बागी विधायकों के साथ मीटिंग चल रही है। जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में ये बैठक चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कई एमएलए यहां पर मौजूद हैं। दारा सिंह, धर्म सिंह सैनी शामिल है इस मीटिंग में। कल समाजवादी पार्टी में इन सभी की ज्वाइनिंग हो सकती है। ये सभी बीजेपी के बागी विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। 3 मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया और इन मंत्रियों के साथ ही कई विधायक भी। और इस वक्त जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में ये मीटिंग चल रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बीजेपी के बागी विधायकों की बैठक चल रही है इस वक्त। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ से ही। अलाउद्दीन, बैठक चल रही है, मंच तैयार हो रहा है, कल ये सब एक साथ मंच पर होंगे। और जी हाँ, बिल्कुल करीब आधे घंटे हुए हैं बैठक शुरू हुए। अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में पहुंच चुके हैं और ठीक मेरे पीछे अगर गेट आप देखेंगे, अब लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सिक्योरिटी के तमाम लोग भी गेट पर ही खड़े हुए हैं और तमाम लोगों के साथ सपा अध्यक्ष बैठक कर रहे हैं। जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें कुछ लोग नए भी आए हैं। एक नाम नया पता चला है, सिद्धार्थनगर जिले के सोहरसगढ़ विधानसभा सीट से अपना दल के जो विधायक हैं वो भी शायद विद्रोह कर सकते हैं। खबर ये भी है कि वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रतापगढ़ से एक बार इससे पहले अपना दल के एक प्रत्याशी पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, यानी अपना दल को भी एक झटका लग सकता है। अमरनाथ चौधरी जो हैं, जो कि विधायक हैं वहां से, वो भी इस बैठक में आए हुए हैं। जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था कि कुछ ऐसे अननोन नाम भी हैं, वो भी इस बैठक में गए हुए हैं। खबर ये भी है कि बसपा सरकार में मंत्री रहे बादशाह सिंह भी इस बैठक में मुलाकात के लिए गए। हालांकि वो मौजूदा विधायक नहीं है, पूर्व विधायक हैं। दूधराम चौधरी जो कि बुंदेलखंड से आते हैं, उनके ही बैठक में रहने की खबर आ रही है। तो ऐसे में अब जब थोड़ी देर बाद बैठक के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य निकलेंगे तो बात और ज़्यादा साफ हो जाएगी कि आखिर बैठक में कौन कौन आदमी मौजूद है। लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल के विधायक के होने की खबर की पूरी पुष्टि हो चुकी है कि बिल्कुल। तो बीजेपी को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। पहले तो अपने मंत्री और विधायक ही इस्तीफा दे करके समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ते दिखे और अब अपना दल के विधायक भी इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं। एक और खबर आज आई लखनऊ से कि 5 नामों पर लगभग मुहर लग गई है समाजवादी पार्टी की ओर से। उस बारे में भी बताएं। क्योंकि पहली लिस्ट बहुत ज़्यादा अहम है, जो बार बार जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि आरएलडी के साथ कोलेशन है। तो ऐसे में 5 नाम जो टेंटेटिव, जिन पर मुहर लगभग लग चुकी है। जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट में जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने 5 नामों पे मुहर लगाई है। तो नाम न्यूज़ 18 लगातार ब्रेक भी कर रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि ऑफिशियली तमाम नामों पे कब मुहर लगेगी, जब बिल्कुल, और जब तक औपचारिक ये रूप से ऐलान नहीं किया जाता, इंतजार कर लेने में ही उन नामों का ऐलान कर दें। अलाउद्दीन, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो मीटिंग अभी भी चल रही है अखिलेश यादव के साथ, बीजेपी के बागी विधायकों की ये मीटिंग चल रही है। मीटिंग खत्म होने के बाद इस पर आगे क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अधिसूचना लगने तक बीजेपी में सब कुछ ठीक था। अधिसूचना लगी और पार्टी ने प्रत्याशियों के टिकट पर चर्चा शुरू की। मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। 10 घंटे तक बैठक चली, लेकिन इसी बैठक के दौरान यह खबर आई कि यूपी में बीजेपी के 100 से ज्यादा मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। इसके बाद यूपी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफा देते ही यूपी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। एक के बाद एक यूपी में बीजेपी में 3 मंत्री, 13 विधायकों ने इस्तीफा दिया। 11 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया। 12 जनवरी को दारा सिंह चौहान ने बीजेपी छोड़ी और आज धर्म सिंह सैनी ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। खबर है कि कल सभी लोग औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। इस वक्त अखिलेश यादव के साथ इन सभी की मीटिंग चल रही है। जो पार्टी, जो नेता कुछ वक्त पहले तक अच्छे लग रहे होते हैं, इस्तीफा देने के बाद नया ठौर ठिकाना तलाशने के बाद वही नेता अच्छे नहीं लगते हैं। इस्तीफा देने के बाद धर्म सिंह सैनी ने न्यूज़ 18 से कहा कि कई मंत्री इस्तीफा देने वाले हैं। कई गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए। बीजेपी की सरकार पर, बीजेपी के मंत्रियों पर भी उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा।
और ये कहा कि बड़ी संख्या में एमएलए इस्तीफा दे रहे हैं। बीजेपी अब डूबता जहाज है। लोगों की फहरिस्त हो चुकी है जो बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। धर्म सिंह जी, ये अपने आप में बड़ी बात है कि आप इतने सीनियर मंत्री रहे, लेकिन अब आपने इस्तीफा दे दिया। क्या कारण आप देंगे अपनी ओर से? सीनियर कहाँ रहा मैं बसपा में कैबिनेट था, अब राज्य मंत्री था। सीनियर नहीं था, मैं बहुत जूनियर था इस सरकार में। तो इसलिए मुझे सीनियर ना कहा जाए, मैं बीएसपी गवर्नमेंट में सीनियर था। क्या ये भी अपने आप में बड़ा दर्द है? सीनियर हूँ। क्या ये भी अपने आप में बड़ा दर्द है? ये भी हो सकता है, ये भी हो। क्या कभी आपने पार्टी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने की कोशिश की मुख्यमंत्री से, अमित शाह से? मैं मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बार बार पार्टी प्लेटफॉर्म पर ये बात रखी है कि हमारे वर्ग का, हमारे दलित पिछड़ों का शोषण हो रहा है, इस शोषण को रोकिए। कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से निराशा है, उनका दमन किया जा रहा है। थानों में, तहसील में उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। बगैर पैसे कोई काम नहीं हो रहा, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अगर अधिकारियों की कोई शिकायत करता था विधायक मंत्री तो उन्हें डांट फटकार ऊपर से पंचम तल पर बैठे हुए अधिकारियों तक से उन्हें डांट मिलती थी। इसलिए सब लोगों की जबान बंद थी। आज वो जबान खुल गई है, वो समय आ गया है। अब सब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि टिकटों को लेकर संकट था क्या बीजेपी में? शायद यही कारण रहा कि समाजवादी पार्टी टिकट काटने की किसी की हिम्मत है? जनाधार वाले लोग हैं, हम निर्दलीय लड़ेंगे तो भी चुनाव जीत जाएंगे। जो ये कह रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, जो बैकडोर से आने वाले हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम है, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लड़ करके देखे बैकडोर से आए हुए हैं। चुनाव लड़ करके देखे, जमानत जब्त होगी उनकी। अखिलेश यादव ने फोटो ट्वीट कर दी है आपके साथ, यानी मान लीजिए साइकिल चलाएंगे आप? नहीं, मैं उनसे मिला हूँ, उन्होंने मुझे बुलवाया था, मैं मिला हूँ। उन्होंने कहा कि आप हमारे दल में आ जाओ, तो हमने कहा विचार करेंगे, हमारे नेता विचार करेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो वो तय करेंगे हम उनके साथ चलेंगे। कल ज्वाइनिंग है आपकी 11 बजे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी? स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो तय करेंगे उनके साथ कल अगर मान लीजिए वो ज्वाइन करेंगे तो हम भी कल ही करेंगे। और इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि जिन्हें डबल इंजन की ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा, उन्हें अपने डग्गा मार वाहन का ब्लैक में टिकट दे रहे हैं टीपू सुल्तान। स्वतंत्र देव सिंह की ओर से ये ट्वीट और हमला समाजवादी पार्टी पर, और लिखा है स्वतंत्र देव सिंह ने कि जिन्हें डबल इंजन की ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है, उन्हीं लोगों को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष टिकट दे रहे हैं। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस ट्वीट पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। अनुराग भदौरिया का कहना है कि भाजपा का सिद्धांत है, जब उनकी पार्टी में कोई आता है तो फूल माला से स्वागत होता है और जब जाता है तो भाला मारा जाता है। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का भाई। भारतीय जनता पार्टी में कोई आता है तो उसको फूल माला से लाद देते हैं, लंबी लंबी तारीफ करते हैं, और जब छोड़ के जाता है तो उसको भाला मारते हैं। माने भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत साफ है, आओगे तो माला पहनाएंगे, जाओगे तो भाला मारेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। और बीजेपी के बागियों ने आरोप लगाया है कि पार्टी दलित, पिछड़ा, किसान, बेरोजगारों की अनदेखी कर रही है, और इन्हीं आरोपों के साथ इन्होंने बीजेपी छोड़ी, बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब बीजेपी ने जवाब दिया है इन आरोपों का। बीजेपी ने आंकड़े जारी किए हैं और दावा किया है कि दलित, शोषितों, वंचितों, ओबीसी के लिए क्या क्या काम किए गए यूपी सरकार में। बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया गया। साथ ही दावा यह भी किया जा रहा है कि योगी सरकार ने हर वर्ग का ख्याल रखा। इन दावों से जुड़े आंकड़े भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। तो पार्टी छोड़ने वालों को बीजेपी ने जवाब दिया है। जो आरोप लगाए गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, चौहान की तरफ से, उन आरोपों का जवाब बीजेपी ने आंकड़े जारी कर दिए हैं। तो योगी राज में समाज कल्याण के लिए क्या क्या काम हुआ, इसकी अगर बात की जाए तो 1,52,000 गरीब कन्याओं का विवाह हुआ। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए दिए गए। वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से 1.5 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। अटल पेंशन योजना से 36 लाख लोगों को पेंशन दी गई है। तो एक एक सिलसिलेवार तरीके से पॉइंटर्स में बताया गया है। तो वहीं पर ओबीसी को क्या मिला, इस सवाल के जवाब में
1.8 करोड़ SC OBC छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। 13,620 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 18 मंडल में अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हुआ। अन्य पिछड़ा वर्ग को 4,217 करोड़ की छात्रवृत्ति दी गई तो 28 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिला है। SC ST अत्याचार निवारण के लिए 25 नए कोर्ट भी बनाए गए। तो ये दावा है यूपी सरकार का। इधर दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक हुई जिसमें पीएम मोदी ने वर्चुअली हिस्सा लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि बैठक में 172 सीटों पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि इस बार भी बीजेपी की प्रचंड जीत होने वाली है। मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी सहित पूरी केंद्रीय चुनाव समिति मौजूद रही और आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। लेकर बार बार अलग अलग खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं तो वहीं पर दोनों डिप्टी सीएम मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लखनऊ से चुनाव लड़ सकते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य कौशांबी के सिराथू से चुनावी मैदान में आपको नजर आ सकते हैं। हालांकि मथुरा की बात पहले आ रही थी, अभी जो अपडेट है योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने को लेकर वो अयोध्या है कि वो अयोध्या से चुनाव मैदान में हो सकते हैं। सीईसी की बैठक के दौरान भी नेताओं ने इसी बात को लेकर चर्चा की। अगर अयोध्या से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं तो इसका लाभ पूरे अवध क्षेत्र में पार्टी को मिल सकता है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट भी उतार सकती है। यूपी में करीब 20 तो उत्तराखंड में 2 से 3 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट मिल सकता है। तो ये बड़ी खबर कह सकते हैं इसे आप बीजेपी के लिए कि मुस्लिम कैंडिडेट्स भी चुनाव मैदान में बीजेपी की तरफ से आपको नजर आ सकते हैं। 20 मुस्लिम उम्मीदवारों की बात उत्तर प्रदेश में हो रही है तो 2 से 3 मुस्लिम चेहरे बीजेपी की तरफ से आपको उत्तराखंड में नजर आ सकते हैं। विश्वास की बात होती है। नुमाइंदगी का जो सवाल है, कितने उम्मीदवार मोर्चे की तरफ से बताया गया कि आप लोग जमीन पर काम करते हैं, कितने उम्मीदवार जो है वो इस बार टिकट पा पाएंगे? आपकी तरफ से क्या सिफारिश की गई है? मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में आरक्षण नहीं है। किसी का मुसलमान होना फायदेमंद भी नहीं रहेगा और किसी का मुसलमान होना घाटे में भी नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी सर्वे किया है उसमें जितने भी उम्मीदवार हमारे सर्वे में आएंगे उनको सबको टिकट मिलेगा। मेरा ऐसा उम्मीद है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कम से कम 20 ऐसे हमारे साथी मजबूत हैं जिनको टिकट मिलेगा और वो चुनाव जीतेंगे। उत्तराखंड में भी 2-3 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर हम मेहनत से काम कर रहे हैं, वहां भी मुझे उम्मीद है। उसी प्रकार से मणिपुर में भी हमें उम्मीद है कि एक विधानसभा जो लिलोंग है वहां इस बार हम जीतेंगे। पिछली बार 2000 वोट से हम रह गए थे। उसी प्रकार से पंजाब में भी 3-4 विधानसभा ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल हैं, 12 विधानसभा ऐसी हैं जो अल्पसंख्यक बाहुल हैं, वहाँ भी हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इस बार हमारी भागीदारी बहुत अच्छी रहेगी। इधर बीजेपी भी अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक कर सीट बंटवारे पर मंथन कर रही है। साथ ही पहले और दूसरे फेज से जुड़ी सीटों पर भी बात हो रही है। किसे टिकट कितना दिया जाना है और किसे नहीं देना है, इस पर भी बात हो रही है। माना यह जा रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। लेकिन अब तक गठबंधन सहयोगी अपना दल एस के साथ सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन सकी है, जिसे लेकर एक बार फिर से बैठक होगी। जबकि निषाद पार्टी के साथ बीजेपी का फॉर्मूला तय हो चुका है। रीता बहुगुणा जोशी टिकट के बंटवारे को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगी। न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि टिकट के लिए उनके बेटे की भी दावेदारी है और इसका फैसला पार्टी को लेना है। स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर कल दारा सिंह चौहान, 2 बड़े मंत्री जो हैं, बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश सरकार के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं। 3 विधायकों ने अभी तक इस्तीफा दे दिया है।
किस तरीके से इसको देख रही हैं, कितना इम्पैक्ट करेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को? अब उनके व्यक्तिगत कारण क्या मैं नहीं कह सकती। वैसे तो दोनों को ही पार्टी में सम्मान था, मंत्री थे। अब उनकी क्या नाराज़गी है तो ये तो हमारे बड़े नेता उनसे बात कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि चुनाव के समय जब कोई जाता है तो जनता में उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मैम मेरा आखिरी सवाल, कहाँ से चुनाव लड़ेंगी? नहीं, मुझे नहीं लड़ना है चुनाव में, तो पार्लियामेंट की मेंबर हूँ और मेरे बेटा 2009 से लगातार वहाँ पर ज़मीन पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ज़रूर टिकट की दावेदारी की है। अभी पार्टी को निर्णय लेना है कि उनको लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे। और इसी बीच यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में 125 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें 50 महिला उम्मीदवार हैं। उन्नाव रेप पीड़िता की मां को भी कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। प्रियंका गांधी ने बताया कि कांग्रेस के उम्मीदवारों में महिलाओं के साथ साथ कुछ पत्रकार, अभिनेत्री, समाजसेवी भी शामिल हैं। बड़े नामों की बात की जाए तो सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद भी चुनाव मैदान में होंगी। उन्नाव से कांग्रेस ने आशा सिंह को उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा एनआरसी CAA के खिलाफ आंदोलन करने वाली सदफ जाफर को भी उम्मीदवार बनाया गया। पूनम पांडे को भी टिकट मिला है, जो एक आशा वर्कर है। तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की मुलाकात का सिलसिला जारी है। हर मुलाकात के अलग मायने निकाले जा रहे हैं और इसी बीच आज शिवसेना सांसद संजय राउत ने किसान नेता राकेश टिकैत के साथ मुलाकात की है। मुलाकात के बाद राउत ने कहा कि किसानों की गंभीर समस्याओं और देश की राजनीति पर चर्चा हुई, खासकर वेस्टर्न यूपी के मुद्दों पर मंथन हुआ है। राउत और टिकैत की मुलाकात के बाद माना यह जा रहा है कि पश्चिमी यूपी की राजनीति में कुछ फेरबदल भी हो सकता है। करीब 1 साल तक चले किसान आंदोलन को भी राउत ने समर्थन दिया था। आंदोलन के दौरान वो गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे भी थे और टिकैत के साथ दूसरे किसानों से मुलाकात भी की थी। मिलना, उनसे बात करना, उनसे किसानों के बारे में ज्ञान लेना एक आनंद होता है हमारे सबके लिए। हमारे भी ज्ञान में थोड़ा सा कुछ बढ़ जाता है कि देश के किसानों की हालत क्या है, कौन सी समस्या है, हम क्या कर सकते हैं। वहाँ से पगड़ी दी जो महाराष्ट्र की है, एक सम्मान करा, और जो किसान आंदोलन दिल्ली में चला उसके संबंध में आए और बहुत दिन से उनका आने का प्रोग्राम यहाँ पर था। हमारा नियम तो नॉन पॉलिटिकल है, हमारा इसमें कोई वो नहीं है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में आज एक हादसा हुआ। मैनगुड़ी में बीकानेर एक्सप्रेस वो पटरी से उतर गई और इधर आरएलडी से खबर आ रही है कि आरएलडी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है आरएलडी ने। 10 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। तो जो एक फॉर्मूला था समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच का, वो फॉर्मूला अब देखिए सामने भी आ चुका है। इस लिस्ट के साथ ही आरएलडी ने 29 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। 10 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी लिस्ट पर इस वक्त माथापच्ची कर रही है, उससे पहले आरएलडी की तरफ से सूची आ गई है। 29 उम्मीदवारों को लेकर आरएलडी ने अपनी सूची जारी कर दी है। पहले और दूसरे फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने हैं, वोट डाले जाने हैं और ऐसे में आरएलडी की तरफ से सूची तैयार कर ली गई और जारी कर दी गई है। 29 उम्मीदवारों की लिस्ट है ये। 10 उम्मीदवार जो कि आरएलडी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो 29 और 10 ये संख्या हो जाती है 39 की, या फिर ये 29 कुल मिलाकर है। ये अभी साफ फिलहाल नामों की लिस्ट देखने के बाद साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आएगा, इस नारे के साथ ये पहले लिस्ट आप देख रहे हैं आरएलडी की तरफ से। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें जयंत चौधरी गदा पकड़े हुए और उनके साथ हैं अखिलेश यादव, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पहली सूची 29 उम्मीदवारों की जारी कर दी है आरएलडी ने। 10 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर होंगे। अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, ये जो सूची आई है 29 + 10 है या टोटल 29 है? देखिए 29 सीटों पर ये लिस्ट जारी हुई है, यानी आरएलडी ने 29 नामों का ऐलान किया है। जिस बात का जिक्र हम लोग कई दिनों से पहले कर रहे थे
जब दूसरी मुलाकात अखिलेश यादव के घर पर आए थे जयंत चौधरी मुलाकात के लिए, तो न्यूज़ 18 ने खबर ब्रेक किया था कि 7 से 8 नाम समाजवादी पार्टी के लोग इसमें जा सकते हैं, यानी कि सिंबल होगा आरएलडी का, लेकिन वो लोग होंगे समाजवादी पार्टी की। बात तो साबित हुई। और मैं समाजवादी पार्टी को क्यों कवर करता रहा हूँ, जितने लोग जानता हूँ मैं उनका नाम पढ़ता हूँ। कैराना से नाहिद हसन, ये समाजवादी पार्टी के हैं, ए सिंबल पर लड़ेंगे आप आरएलडी के। अब मैं आता हूँ शाहिद मंजूर के नाम पर, जो 2012 से 17 की सरकार में मंत्री भी थे समाजवादी पार्टी के, जिनको जो है समाजवादी पार्टी की सीट पर वो लड़ रहे हैं। रफीक अंसारी जो कि समाजवादी पार्टी से हैं और इस सिंबल पर लड़ रहे हैं। इसके अलावा पंकज मलिक, और इसके अलावा आप हाजी यूनुस हैं, आपका सलमान सईद हैं, जफर आलम हैं। ये तमाम नाम हैं जो ये बात साफ करती है। मधुसूदन शर्मा भी इसमें है समाजवादी पार्टी से, कुंवर सिंह वकील भी है जो समाजवादी पार्टी से हैं। तो ऐसे में आप मान के चले जो पहली सूची आरएलडी और समाजवादी पार्टी की वो जारी कर दी गई है। हालांकि इसमें उन्होंने डिस्क्राइब भी किया है नामों को, कुल ये 29 नाम है। तो कुल मिलाकर के जिस बात का अंदेशा था कि आज देर शाम तक नामों की लिस्ट आ जाएगी, वो फिलहाल जारी कर दी गई है। तो ऐसे में आप मान के चले बाकी नामों पर भी पर्दा कल तक उठ जाएगा। अलाउद्दीन एक बार क्लियर कीजिए हमारे दर्शकों को कि ये जो सूची आई है इसमें 29 नाम है, कितने इसमें आरएलडी के कैंडिडेट हैं जो एसपी के टिकट पर सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और कितने एसपी के नेता हैं जो आरएलडी के सिंबल पर चुनाव मैदान में होंगे? समाजवादी पार्टी गठबंधन की उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रथम सूची, तो इसमें जब पहले पेज पर आप जाएंगे तो इसमें जो 12 नाम है उसमें से नाहिद हसन का एक नाम है जो समाजवादी पार्टी के हैं। हालांकि उनकी पार्टी का नाम भी लिखा गया है। पहली लिस्ट में शाहिद मंजूर और रफीक अंसारी हैं और साथ में पंकज मलिक है। यानी शुरू की जो पहली लिस्ट है 11 नाम में से 11 में से आप मान के चले 4 समाजवादी पार्टी के लोग हैं और वो अपनी समाजवादी पार्टी के अपने सिंबल पे आ रहे हैं। जबकि दूसरा जो पेज है उसमें जो है आपके 4 नाम हैं समाजवादी पार्टी के, और इसके अलावा आपके तीसरे पेज पर 2 नाम हैं, है ना? ठीक है, तो ये लिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर पहले दूसरे फेज को लेकर, पहले फेज को लेकर जो वेस्ट उत्तर प्रदेश में जहां पर पहले दूसरे फेज में वोटिंग होनी है। अलाउद्दीन हमारे साथ बने हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एसपी आरएलडी गठबंधन की पहली लिस्ट आ गई है और ये लिस्ट आरएलडी की तरफ से जारी की गई है जिसमें 29 नाम है और इनमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव मैदान में होंगे। नेता ये आरएलडी के हैं जो खबर आ रही है उसके मुताबिक, और हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अभी कुछ और नाम उस पर चर्चा समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है और वो लिस्ट भी कल तक आ जाएगी या आज देर रात तक भी आना मुमकिन है उस लिस्ट का। अब अलाउद्दीन, आरएलडी, समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद भी घूमते नजर आ रहे हैं लखनऊ में। कहा जा रहा है कि उनके साथ भी गठबंधन हो सकता है और वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही उनका भी जनाधार है, वो भी यहीं पर एक्टिव है। तो उनको अगर कोई गठबंधन होता है तो जितनी भी सीट हो 1, 2, 5 वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही। तो ऐसे में किस तरह का मंथन और कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त एसपी के सामने होगी? अब देखिए, लिस्ट आने के बाद बहुत ज्यादा संभावनाएं चंद्रशेखर रावण के लिए नजर नहीं आ रही हैं। इससे पहले भी जो सूत्र हमारे लगातार कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि 2019 में, और क्या यही वजह कि चंद्रशेखर की मुलाकात अखिलेश यादव से आज हो नहीं पाई क्योंकि लिस्ट तैयार है और अब कोई गुंजाइश उनके साथ बनती नहीं है। स्क्रीन पर आप वो लिस्ट देख रहे हैं, आरएलडी की तरफ से जारी की गई पहली लिस्ट आप देख रहे हैं जिसमें 29 नाम है। एसपी आरएलडी गठबंधन की ये पहली लिस्ट है। चरथावल से पंकज मलिक को समाजवादी पार्टी, वहीं अगर बात करें मुरकाजी से अनिल कुमार, कैराना से नाहिद हसन ये चुनाव मैदान में होंगे। शामली से प्रसन्न चौधरी भी चुनाव मैदान में होंगे। तो ये वो नाम है जो शामिल है इस 29 नामों की लिस्ट में जो आरएलडी की ओर से जारी की गई है सूची।
आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।